आज जो मेहमान हैं जो आपके सवालों के जवाब देंगे, पंकज मटवाल एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश शेयर बाजार सबका अधिकार में। और हमारे साथ जो पहले दर्शक हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग, उनका मार्गदर्शन हम करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर चायन दत्ता का सवाल मैं लूँगी। क्या चायन हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं? हाँ। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं खड़गपुर वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। ओके, आपके पास मिरर एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप है, आपके पास एसबीआई ब्लू चिप है, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप है। इनमें आप निवेश कर रहे हैं, पिछले 5 साल से आप निवेश कर रहे हैं और कुछ और भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 6,000 रुपये हर महीना। और आपके पास स्मॉल, लार्ज, मिड, फ्लेक्सी कैप तो हैं ही, लेकिन आपको और समझना है कि निफ्टी 50 इंडेक्स पोर्टफोलियो में क्या शामिल किया जा सकता है। नॉन सिक्लिकल कंज्यूमर फंड जैसे कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्सपोजर में भी आप रुचि फिलहाल दिखा रहे हैं, उसी को लेकर आपको सलाह चाहिए। सर, सवाल तो आपने पूछ लिया है, आपको जवाब भी देंगे, लेकिन मुझे जानना है कि आपका पोर्टफोलियो और आपकी वाइफ के अकाउंट से भी आप जो निवेश कर रहे हैं, इसको कितने साल तक आप करना चाहते हैं इन्वेस्ट? दोनों में ही लगभग 25 से 30 साल तक। लगभग 20 साल बाद 30 लाख और नेक्स्ट 10 साल बाद 50 लाख रुपया चाहिए। तो उसके लिए कितना अमाउंट होगा? और जो ये अभी सेक्टरल फंड वगैरह ये सब अच्छा होगा कि फिलहाल यही सब फंड जारी रखना चाहिए? ठीक है, चलिए, सवाल आपका समझ गए हैं। पंकज जी के पास में जाती हूँ ताकि आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत की जा सके। पंकज जी बताइए। कविता जी नमस्कार। दत्ता जी को मेरी पहले तो एक राय है यहाँ पर। दत्ता जी, आपने कहा है कि आप 5 साल से निवेश कर रहे हैं, पर मैं देख रहा हूँ कि आपने कई फंड लिए हुए हैं और 500 रुपए का आप निवेश कर रहे हैं। आपका सिर्फ जो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है उसमें आप 1500 कर रहे हैं और बाकी स्कीम्स में 500 की एसआईपी चल रही है। यदि 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि समय के साथ आपको निवेश का जो निवेश की राशि है उसे बढ़ाते रहना चाहिए। और दूसरी बात, छोटे छोटे अमाउंट के बहुत सारे फंड लेने की बजाय आप कम फंड रखें और उसमें ज्यादा निवेश करें। तो 2 बातें यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं कि कम फंड्स, ज्यादा उनमें राशि, और समय के साथ उसे बढ़ाना भी है आपको। लेकिन फंड्स अच्छे हैं, इनमें ही अमाउंट बढ़ाइए। लेकिन आपकी वाइफ को जो 6,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करने हैं, उसके लिए मैं कहूंगा कि आप 2 फंड रखिए। और ये सेक्टरल थीमेटिक फंड आप इस वक्त ना लें, क्योंकि यदि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में डाइवर्सिफाइड फंड्स ही आपके लिए सूटेबल रहेंगे। और जो डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं उसमें सभी थीम, सभी सेक्टर्स आ जाते हैं। तो 2 फंड्स, एक होगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और दूसरा फंड आप लीजिए कोटक मल्टी कैप फंड। तो ये 2 फंड्स, दोनों में 3-3 हजार रुपए की एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। ऑलराइट, चायन जी, कोई और सवाल आपको पूछना है पंकज जी से? और कुछ? थैंक यू। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। आगे बढ़ते हैं। क्या अनिल कुमार जी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? चलिए, YouTube के ज़रिए उन्होंने सवाल पूछा है। और पंकज जी, क्वांट स्मॉल कैप में 1500 रुपये का निवेश है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1500 रुपये, SBI लार्ज एंड मिड कैप में भी 1500 रुपये, HDFC बैलेंस एडवांटेज में 1000 रुपये, और 15 साल के लिए इनको ये पोर्टफोलियो जो है अपना रखना है इन्वेस्टमेंट का। और इसमें ये कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए निवेश करना चाहते हैं। और फ़िलहाल ये मेरे ख्याल से डिफेंस में हैं, आर्मी से हैं, और अपना सवाल इन्होंने YouTube के ज़रिए हमें भेजा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल कुमार जी अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और पूरे देश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो काम आप हम सब के लिए कर रहे हैं। आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, अगर आपसे बात हो जाती तो और भी अच्छा होता। बहरहाल फ़िलहाल जितनी डिटेल्स हैं उसी के मुताबिक आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। पंकज जी। देखिए कविता जी, 5,500 रुपये पर मंथ की एसआईपी से यदि हम 12% पे कैलकुलेट करें तो 15 साल में बनते हैं 26 लाख। तो जो टारगेट इन्होंने सेट किया है और जो अमाउंट बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें गैप है। और उसका तरीका यही है कि आप समय के साथ अपनी जो राशि है निवेश की उसको बढ़ाते रहें। और दूसरी बात यह है कि क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात हो रही है यहाँ पर, तो बाकी फंड तो सभी अच्छे हैं, लेकिन फंड सभी अच्छे हैं, लेकिन एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जो है ये एक
बेसिकली हाइब्रिड फंड है, और जब बात हो रही है लंबे समय की, तो मैं कहूंगा कि आप यहां से HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में स्विच कर लीजिए। मिड कैप फंड आपके पोर्टफोलियो में नहीं है, तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए, और बाकी सभी फंड्स अच्छे हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। चलिए, तो अनिल कुमार जी को ये सलाह आप दे रहे हैं, और 26 लाख 15 साल अगर अपनी SIP ये नहीं बढ़ाते हैं तो। अच्छा, SIP बढ़ाने को लेकर जो तरीका होता है पंकज जी, थोड़ा सा उसको समझाइएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अपने SIPs को स्टेप अप करना। और कई बार लोग जो हैं, क्योंकि मुमकिन नहीं हो पाता है, जितना हो सके उतने से शुरुआत करते हैं, लेकिन आप जब अपनी SIP बढ़ाते हैं, एक तो वो वक्त होगा जब आप SIP की शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि तब बाज़ार और NAV जो है वो कम हो फंड की, लेकिन जब बढ़ाने की बात आती है तो उसके लिए भी क्या आपको बाज़ार की दशा और दिशा और साथ ही NAV क्या है उस फंड की, ये सब बातों को ध्यान में रख लेना चाहिए, या मौके की तलाश में होना चाहिए? जैसे कि हमने 4 जून को देखा, बहुत बड़ा मौका था, कुछ लोगों ने पैसे लगा भी दिए, कुछ लोग लगा भी नहीं पाए क्योंकि कुछ तकनीकी दिक्कत भी आ गई थी। तो ये बढ़ाने का जो तरीका है, जो स्ट्रैटेजी है, वो क्या होनी चाहिए फिर? देखिए कविता जी, जो 4 जून की हमने बात की, ऐसे मौके जब आते हैं तो कई बार जो बहुत सीजन इन्वेस्टर्स हैं, मैच्योर हैं मार्केट में, वो तो निवेश कर पाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है निवेशक सोचते हैं कि शायद अब गिरावट शुरू हुई है और आगे भी गिरावट और होती रहेगी, तो उस वक्त डर भी जाते हैं और निवेश नहीं कर पाते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि एक तो जब आप निवेश की शुरुआत करते हैं तभी आप स्टेप अप का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए। यदि आपने डिसाइड किया कि हर साल आपकी SIP की राशि 10%, 5%, यानी कि परसेंटेज टर्म में या फिर रुपी वैल्यू में, आपने कहा कि हर साल 2000 रुपए से बढ़ती रहे, तो वो ऑटोमेटिकली उस डेट पर, मतलब साल खत्म होगा और अगले साल से आपकी उस हिसाब से SIP का अमाउंट बढ़ जाएगा। तो ये एक अच्छा तरीका है, इसमें कोई इमोशंस बीच में नहीं आते हैं। दूसरा तरीका जो आपने कहा कि जब मार्केट में गिरावट होती है, चाहे एक दिन की गिरावट ना हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है, अब देख रहे हैं कि मार्केट में थोड़ी सी मंदी आ गई है, उस वक्त पर या जब भी मौका मिले तो आप लमसम में अगर पैसा अवेलेबल है आपके पास, तो आप जरूर उसमें और ऐड कर दें उसी फोलियो में। तो फोलियो नंबर आपके पास है, आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसी में टॉप अप कर दें, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन जो इन्वेस्टर्स स्टेप अप का मेथड अपना रहे हैं, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है कि आपका बोनस आता है, इंसेंटिव आता है, और किसी भी तरह से आपके पास पैसा और अवेलेबल है, तो आप उस फोलियो में उसे ऐड कर दें, टॉप अप कर दें, तो लॉन्ग टर्म में इसका आपको फायदा मिलेगा। तो आप मैन्युअली भी ऐसा कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली, जो मैंने कहा, स्टेप अप का ऑप्शन सिलेक्ट करके, और ये डिसाइड कर सकते हैं कि हर एक फिक्स इंटरवल पर आपका SIP अमाउंट बढ़ता रहेगा। इस बीच पंकज जी, हमारे साथ एक दर्शक फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। और प्रदीप साहब फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाँ नमस्कार मैम। बताइए सर, क्या सवाल है आपका, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, मेरा सवाल है कि मेरे पास दो ये है म्यूचुअल फंड हैं, जो एक्सिस टैक्स सेवर और ABCL का टैक्स रिलीज 96। तो मैम इसमें एक्चुअली मैंने SIP तो बंद कर दी है, बट मेरे पास इसमें काफी कुछ अभी इनका मतलब कॉर्पस पड़ा हुआ है, लगभग 7 लाख के करीब का टोटल कॉर्पस। मैं चाहता हूँ कि इनका परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो लास्ट 2-3 साल से चेक कर रहा हूँ, अच्छा परफॉर्मेंस एक्सिस का और ABSL टैक्स सेवर, इन दोनों टैक्स सेवर फंड को लेकर प्रॉब्लम है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास मिराकल लार्ज एंड मिड कैप है, HSBC स्मॉल कैप है, PGI मिड कैप अपॉर्चुनिटी, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स, क्वार्ट लार्ज एंड मिड कैप और कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी आपके पास है, ठीक है। और इन दोनों फंड्स को लेकर लेकिन आपका सवाल सबसे बड़ा है कि इनमें आपको क्या करना है। टैक्स सेवर में 10 साल में 1.1 CR और अगले 4 साल में 1.2 CR। तो ये आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं पूरे पोर्टफोलियो में, जो आप 48,000 रुपए की हर महीना SIP कर रहे हैं प्रदीप साहब, ये कब से कर रहे हैं? 2015 से मैं कर रहा हूँ ये इन्वेस्टमेंट, लेकिन तब मैं करीब 10,000 12,000 ऐसे करता था, अच्छा करते गया ना, तो ये अभी ये अमाउंट है। तो अभी पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या होगी सर? ये अराउंड 35 लाख के करीब है। 35 लाख के करीब है, ठीक है। तो निवेश को आप बढ़ा सकते हैं जब मुमकिन हो सके आपसे? मैं उसको 10% इंक्रीज करता हूँ लगभग हर साल, 10-15% करता हूँ।
आप करते भी हैं, खुद भी करते हैं। चलिए बहुत बढ़िया बात है। हाँ, मेरे ख्याल से 2015 से लेके अब तक आप 48,000 तक पहुंच चुके हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि आपका जो पहला एक लक्ष्य है वो 4 साल के बाद ही है। ये लक्ष्य बढ़ नहीं सकता ना ड्यूरेशन वाइज? 4 साल का 4 साल ही रहेगा? नहीं है, पहला जो लक्ष्य होगा वो 10 साल बाद होगा, दूसरा उसके 14 साल बाद, मतलब 4 साल और बाद। अच्छा, उसके 4 साल बाद है, 14 साल बाद। हाँ हाँ, फिर ठीक है, फिर ठीक है। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा बेहतर तरीके से आपके सवाल को समझे हैं। पंकज जी बताइए। बिल्कुल, देखिए मुझे भी लगा कि 4 साल के बाद में चाहिए 1 करोड़ 20 लाख, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था, लेकिन अब समय जी। लंबा है तो बिल्कुल प्रदीप जी आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। ऑलरेडी आपने एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर लिया है। पहली बात करते हैं आपके जो 2 फंड्स की आप बात कर रहे हैं, टैक्स सेवर फंड्स की। देखिए ईएलएसएस में लॉक इन होता है 3 साल का, जब यूनिट्स अलॉट होती हैं उसके बाद, तो शायद वो पैसा जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उसमें से एक पार्ट ही निकल पाए, पूरा पैसा आप रिडीम नहीं कर पाएंगे। लेकिन हालांकि देखिए फंड्स की अगर हम बात करें तो जब आपने इन्वेस्ट किया था इन स्कीम में तब ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स रही होंगी, और समय समय पर हम देखते हैं कि रोटेशन होता रहता है परफॉर्मेंस में। पर फिर भी क्योंकि एक लंबा समय हो गया है इन स्कीम्स की अंडर परफॉर्मेंस को हमने देखा है, तो यदि आप आगे की एसआईपी दूसरी स्कीम में करना चाहें तो आप मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड इसे चुन सकते हैं, और ये अच्छा फंड है। दूसरा क्वांट टैक्स सेवर फंड भी अच्छा फंड है, आप इनमें आगे की एसआईपी शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आपके पास एक फंड और बताऊंगा, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, उसमें से भी आपको स्विच करना चाहिए। और क्योंकि मिड कैप ऑलरेडी आपके पास में है, तो मेरी राय है कि उसमें से आप निकलकर क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप फंड में स्विच कर लें। तो यदि आप ईएलएसएस क्वांट का ले रहे हैं तो फिर आप उसमें ना जाएं, अदरवाइज क्वांट के लार्ज एंड मिड कैप में आप इसमें आगे की एसआईपी करें और अमाउंट को भी स्विच कर लें। और जो ईएलएसएस है वो आप मोतीलाल ओसवाल ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड आप ले सकते हैं। और जो एसआईपी कर रहे हैं उससे यदि आपके पास, जो आपने कहा टाइम है आपके पास है 10 साल का, तो उम्मीद है कि आप अपना गोल अचीव कर पाएंगे। प्रदीप जी क्या पूछना चाहते हैं आप? और यस मैम, मैं पूछना चाहता था कि मैंने ये जो एबीसीएल का जो टैक्स सेवर और जो एक्सिस का जो टैक्स सेवर था उसमें एसआईपी तो पहले ही बंद कर दी थी। मैं ये चाह रहा था कि अभी मुझे टैक्स फंड की जरूरत नहीं है, मतलब नेक्स्ट ईयर से मैं टैक्स फंड नहीं लूंगा, न्यू टैक्स रिजीम में जाऊंगा, तो मुझे ईएलएसएस फंड की जरूरत नहीं है। मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि इसमें जो मेरा कॉर्पस पड़ा हुआ है लगभग 7 से 8 लाख के करीब का कॉर्पस इसी में ही है, इन दोनों फंड में ही है। इस कॉर्पस को मैं मतलब रिडीम करके किसी दूसरी स्कीम में डाल दूं अभी, और डालूं तो एक साथ लमसम डाल दूं या मतलब किस तरह से फेज वाइज में डालूं, ये पूछना था मुझे। तो मुझे टैक्स सेवर्स फंड ना बता के कोई दूसरी स्कीम बता दे सर तो ज्यादा अच्छा है। बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल बताते हैं। मुझे दरअसल एक ब्रेक भी लेनी है बहुत जल्दी, लेकिन फिर भी आपके इस सवाल का मैं जवाब देना चाहती हूँ। और आपका इस सवाल में एक बढ़िया सीख ये भी है कि भले ही आप टैक्स सेविंग का फ़ायदा नहीं लेना चाहते क्योंकि आप नई टैक्स रिजीम में जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो निवेश बरकरार रखने की आपकी इंटेंशन है, जो आपकी नीयत है, जो आपकी मंशा है, वो काबिल तारीफ़ है। और यही हम चाहते हैं कि जितने भी न्यू टैक्स रिजीम के टैक्स पेयर्स हैं या निवेशक हैं वो इस बात का ज़रूर ध्यान दें। बहरहाल पंकज जी, बिल्कुल सही बात है, ये बात हम कई बार कहते भी हैं क्योंकि बहुत निवेशक अभी न्यू टैक्स रिजीम में स्विच कर रहे हैं। तो प्रदीप जी आप एक काम कीजिए, पैसे को बिल्कुल आप रिडीम कर लीजिए यूनिट्स को, और आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, आपके पास कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है। इन 2 फंड्स में आप इस पैसे को पार्क कर लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। बात यह है कि एक साथ करें या फिर कैसे करें, तो डेफिनेटली आप इसे एसआईपी तो नहीं करेंगे, जो पैसा आएगा उसे आप एसटीपी के माध्यम से विद इन अ मंथ, बहुत लंबा टाइम भी इसको ना खींचे, 1 महीने में पूरे पैसे को आप स्विच कर लें। पहले यानी कि एसटीपी आप जानते हैं, किसी लिक्विड फंड में पार्क करके और फिर आपको इसे स्विच करना है। तो 2 फंड मैंने बताए हैं, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड और साथ ही कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, इनमें आप निवेश कीजिए। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट प्रदीप जी। और इसी के साथ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, झटपट लौटते हैं और उसके बाद दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला बरकरार है।
वेलकम बैक। और यूट्यूब के ज़रिए हमारे एक दर्शक का सवाल हम लेते हैं, मोहन गुप्ता और पंकज जी। इनका जो निवेश है एसआईपी के ज़रिए हो रहा है पिछले 1 साल में। पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप इनके पास है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, मेरे एसेट इमर्जिंग है, एक्सिस स्मॉल कैप है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड भी है और 25,000 रुपये की एसआईपी ये कुल मिला के कर रहे हैं हर महीना। और बाज़ार में जब भी गिरावट दिखाई देती है तो अपनी एसआईपी को ये स्टेप अप भी करते हैं लगभग 10% से। चलिए, अब इनके कुछ लक्ष्य हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई 18 साल के बाद, जिसके लिए चाहिए 2 करोड़ रुपए। इन्होंने इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके ही अपना एक लक्ष्य तय किया है। रिटायरमेंट का लक्ष्य है और 20 साल के बाद उसमें इनको जो है 4 करोड़ रुपए चाहिए बतौर कॉर्पस। तो फिलहाल ये डिटेल्स हैं इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। और बताइए, निवेश इनको और कितना बढ़ाना होगा? फिलहाल केवल 25,000 रुपये है इनके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट एसआईपी के जरिए। देखिए, अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 18 ईयर्स के बाद करीब 3 करोड़ 40 लाख इकट्ठा हो सकते हैं। तो 2 करोड़ चाहिए और यहाँ पर 3 करोड़ 40 लाख रुपीस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं 12% के CAGR पर। तो पहला गोल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन वो जो बचा हुआ पैसा है वो अगर आगे इन्वेस्टेड रहे और जो SIP कर रहे हैं तो भी 4 करोड़ रुपए होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो सलाह यह है कि 10,000 रुपीज से SIP का अमाउंट आप बढ़ा दीजिए और बाकी जैसी प्लानिंग चल रही है कि 10% से आप हर साल बढ़ाएंगे, वो आप करते रहिए ताकि आपके दोनों गोल आसानी से पूरे हो सकें। दूसरी बात यह है कि आपके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड है और साथ ही आपके पास में दूसरा भी स्मॉल कैप फंड है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। तो मेरी राय यह है कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड में आप थोड़ा कम कर लें अपनी SIP, क्योंकि ओवरऑल स्मॉल कैप में ज्यादा हो रही है। और आपके पास एक फंड है मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जो कि पहले इमर्जिंग ब्लू चिप फंड था। तो उस फंड में आप SIP का अमाउंट बढ़ा दें और एक्सिस स्मॉल कैप में थोड़ा कम कर लें। और SIP का अमाउंट आपको वैसे ही बढ़ाना है, 10,000 रुपीज से और SIP बढ़ानी है ताकि आप आसानी से दोनों गोल को अचीव कर सके। ऑलराइट, तो ये है मोहन गुप्ता को सलाह। और आगे दर्शकों के सवाल और लें उससे पहले रुक कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी, बताइएगा आपका आज का निवेश का गुरु मंत्र क्या है? कविता जी, आजकल थीमेटिक फंड्स बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और निवेशक का रिसेंट पास्ट की जो परफॉर्मेंस है उसको देखकर थीमेटिक फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि नए इन्वेस्टर्स हैं या उनका डाइवर्सिफाइड फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक गुरु मंत्र ये है कि जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ध्यान रखिए कि सेक्टर्स और थीम्स रोटेट होती रहती हैं। तो हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स में आप निवेश करें। थीमेटिक फंड्स में सिर्फ वो निवेशक जिन्हें थीम्स के बारे में जानकारी और समझते हैं कि वो थीम या सेक्टर ब्रॉडर मार्केट के मुकाबले बेटर परफॉर्म कर सकता है एक छोटे समय के लिए, उस समय के लिए थोड़ा निवेश वो कर सकते हैं। बाकी सभी इन्वेस्टर्स के लिए डाइवर्सिफाइड फंड्स हमेशा बेहतर रहेंगे। चलिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा बाजार की समझ को लेके आपको काम करना होगा, थोड़ा सा अनुभव अपना जो है वो लेना होगा अगर आप सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। इसी के साथ शो को समाप्त करने का समय हो गया है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और इतने विस्तार से दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उनका मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाज़त दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़े जा रही हूँ कुछ हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स के साथ। व्हाट्सएप का तो खैर नंबर है ही, जो आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं और वो नंबर पर आप जुड़ जाएंगे और उसके बाद अपना सवाल वहाँ पे छोड़ सकते हैं। YouTube पर देखते आए हैं लाइव तो कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़िए। नमस्कार।